अगर हम एक ऐसे सीन के बारे में सोचें जहां एकदम खूब अंधेरा है, एक सुनसान हाईवे है और आसमान में ना पूर्णिमा का चांद काले बादलों के पीछे छुपा हुआ है। बिल्कुल एक क्लासिक हॉरर सेटिंग है ना। हाँ, और उस अंधेरे को चीरते हुए एक पीले रंग की टैक्सी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से दौड़ रही है। कार के अंदर एकदम सन्नाटा है, लेकिन उस खामोशी में भी ना एक इंसान के दिल की धड़कन उस कार के इंजन से भी ज्यादा तेज दौड़ रही है। क्योंकि इस इंसान की नजरें बार बार फोन की स्क्रीन पर जा रही हैं, जहां रात की 11:49 हो चुके हैं। सही कहा। यह स्थिति ना बिल्कुल वैसी है जैसे, मतलब सोचिए कोई इंसान किसी डूबती हुई कार में फंसा हो, पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और घबराहट में हाथ पैर मारने से सिर्फ ऑक्सीजन खत्म हो रही है। समय का हर गुजरता सेकंड बस मौत के करीब ले जा रहा है। ये डूबती हुई कार वाली उपमा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब समय का वो दबाव ही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू है। और वो खौफ इसलिए कई गुना और बढ़ जाता है क्योंकि उस टैक्सी में बैठे 3 लोगों में से सिर्फ एक इंसान को पता है कि वो किस अंधेरे कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी तो बिल्कुल बेफिक्र हैं। हाँ, बाकी 2 बिल्कुल मजे में है। मनोविज्ञान में ना एक स्थिति होती है जहां अज्ञानता वास्तव में एक ढाल का काम करती है। जो लोग खतरे को नहीं देख पाते वो शांत रहते हैं, लेकिन जब कोई सच्चाई जानता हो और उसके आसपास के लोग उसकी बात को सिरे से नकार दें, तो वो बेबसी उस आने वाले असली खतरे से भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। तो आज के इस डीप डाइव का जो केंद्र बिंदु है वो यही खौफनाक कहानी है, जिसे स्कैरी क्रोकोडाइल यूट्यूब चैनल ने दिल्ली का छलावा के नाम से पेश किया है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक भूतिया कहानी का सारांश देना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारा मुख्य फोकस वो अकेली लड़की है, मायरा। हाँ, मायरा, वो अकेली लड़की जो इस पूरी घटना की एकमात्र जीवित बची इंसान है। हम इस पूरी खौफनाक रात को और उसके पीछे के इंसानी मनोविज्ञान को मायरा की नजरों से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वो लड़की जो सच्चाई जानती थी, जिसने अपने दोस्तों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की और जो अंत में एक ऐसी भयानक कीमत चुकाकर जिंदा बची जिसकी कल्पना करना भी किसी के लिए बहुत मुश्किल है। तो चलिए इस पूरी बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मायरा के दर्द को समझने के लिए ना हमें उसी टैक्सी के अंदर के माहौल से शुरुआत करनी होगी। विहान और अखिल, जो मायरा के दोस्त हैं, वो बिल्कुल मजे में हैं। उनके लिए ये सिर्फ चंडीगढ़ से दिल्ली जाने की एक आम यात्रा है। विहान तो स्पीडोमीटर देखकर बड़े आराम से कहता है कि 120 की स्पीड काफी तेज है और वे आराम से 12:30 की ट्रेन पकड़ लेंगे। लेकिन मायरा जानती है कि उन्हें किसी भी कीमत पर रात 12 बजे से पहले चंदनगढ़ स्टेशन के अंदर पहुंचना है। विहान और अखिल का ये बेफिक्र रवैया एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा करता है। मायरा बार बार ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने की मिन्नतें कर रही है। और फिर उस ड्राइवर का वो डायलॉग आता है। ओह हाँ, वो डायलॉग। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ विहान से कहता है कि सर आपको कुछ नहीं पता, पर मैडम को सब पता है। ये लाइन कहानी में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देती है। बिल्कुल। और इसके बाद वो एक्सेलरेटर दबाता है और गाड़ी 160 की स्पीड पर पहुंच जाती है। अगर हम मायरा के नजरिए से देखें तो एक तरफ तेज रफ्तार कार के एक्सीडेंट का भयानक डर है और दूसरी तरफ 12 बजने का खौफ। ये एक ऐसा द्वंद्व है जहां इंसान दोनों तरफ से मौत को ही देख रहा होता है। ड्राइवर का वो वाक्य सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि वो मायरा के मनोवैज्ञानिक अकेलेपन पर एक बहुत गहरी मोहर लगाता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ग्रीक माइथोलॉजी में कसेंड्रा कॉम्प्लेक्स का जिक्र आता है। कसेंड्रा कॉम्प्लेक्स? हाँ, कसेंड्रा एक ऐसी महिला थी जिसे भविष्य देखने का वरदान मिला था, लेकिन साथ ही ये श्राप भी था कि कोई उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। मायरा की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। उसकी दादी की कहानियों ने उसे उस खतरे की चेतावनी पहले ही दे दी थी। मतलब वो सब जानती है लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा। बिल्कुल। ड्राइवर एक तरह से उस सामान्य दुनिया और पारालौकिक दुनिया के बीच का पुल है। वो ये साफ कर देता है कि मायरा इस खतरे को समझ रही है। जब किसी इंसान के सबसे करीबी दोस्त उसकी चीखों को अनसुना कर दें, तो खतरा बाहर से ज्यादा इंसान के अपने दिमाग के अंदर महसूस होने लगता है। और ये मनोवैज्ञानिक दबाव ना तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब वे टैक्सी से उतरते हैं। स्टेशन का जो नजारा सामने आता है वो किसी भी आम रेलवे स्टेशन जैसा बिल्कुल नहीं है। 60 फीट चौड़ी और 40 फीट ऊंची एक विशाल दीवार, और बीच में एक सुरंग जैसा दरवाजा। ये वास्तुकला ही अपने आप में एक जाल जैसी लगती है, मानो वो दरवाजा किसी विशालकाय जानवर का मुंह हो। 11:59 पर मायरा दौड़ लगाती है, लेकिन उसकी घड़ी में 12 बजने का अलार्म बज उठता है।
टिक टिक टिक, समय खत्म हो चुका है। वो स्टेशन का जो पूरा परिवेश है ना, वो किसी डरावने सपने के भौतिक रूप में बदल जाने जैसा है। प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह सुनसान हैं। पेड़ों के सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। पटरियों के बीच पगडंडी पर सफेद धुआं किसी काले सांप की तरह रेंग रहा है। और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की लंबी आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक डरावना माहौल नहीं है, बल्कि ये वो क्षण है जहां प्रकृति खुद चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ के नियम अब इंसानी दुनिया वाले नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद विहान और अखिल का जो रवैया है, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सही कहा। जब मायरा उन्हें उस छलावा ट्रेन के बारे में विस्तार से बताती है ना कि वो ट्रेन जो 12 बजे के बाद आती है और जिसमें सिर्फ मुर्दे सफर करते हैं, तो वे दोनों उसका बुरी तरह मजाक उड़ाते हैं। वे अपने हाथ ऊपर उठाकर बाबा जी का ठुल्लू कहते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ, और विहान तो यहाँ तक ताना मारता है कि मायरा, तुम जनरेशन जेड में होकर भी इन भूतों पर विश्वास करती हो? मतलब क्या ये आधुनिक सोच और टेक्नोलॉजी हमें उन अज्ञात खतरों के प्रति अंधा कर देती है जिन्हें मायरा जैसी लड़कियां अपनी दादी नानी की कहानियों से सीखती हैं? आधुनिकता ने इंसानी दिमाग की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह कर दी है कि जो चीज तर्क की कसौटी पर खरी न उतरे, दिमाग उसका अस्तित्व ही नकार देता है। लड़कों का वो जनरेशन जेड वाला अहंकार दरअसल उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वे उस खतरे को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं जो उनके ठीक सामने खड़ा है। जब तार्किक दिमाग के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे वो समझ नहीं सकता, तो वो अक्सर उसे मजाक में उड़ा देता है। और ये जनरेशन जेड वाला जो अहंकार है, वो तब और भी ज्यादा हास्यास्पद हो जाता है जब उनकी मुलाकात उस अजीबोगरीब आईआईटी बाबा से होती है। गले में एप्पल का आईफोन लटकाए हुए और भीख मांगते हुए एक इंसान। हाँ, जब अखिल उसे 1000 रुपए देकर आईफोन मांगता है, तो बाबा का वो जवाब कि मैं आईआईटी बाबा हूं, कोई बेवकूफ नहीं। ये दृश्य कहानी में अचानक से एक डार्क कॉमेडी लेकर आता है। ये डार्क कॉमेडी दरअसल एक बहुत गहरी चेतावनी को छुपाने का काम करती है। ये व्यंग है कि हमारे समाज में हम ज्ञान और बुद्धिमानी को कैसे आंकते हैं। वे लड़के उस बाबा को सिर्फ एक भिखारी समझकर खारिज कर देते हैं। लेकिन जब कोहरे को चीरती हुई जंग लगी लकड़ी की वो ट्रेन नंबर 13 प्लेटफॉर्म पर आती है, जिसका इंजन खून जमा देने वाली आवाज करता है और जिसमें से कोयले का काला धुआं निकलता है, हाँ, तब वो आईआईटी बाबा ही होता है जो सबसे पहले उस खतरे को पहचानता है। वो स्टेशन के बाहर से चिल्लाता है, उन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कोई ट्रेन नहीं बल्कि चलती फिरती मौत है, एक शैतान का जबड़ा है। लेकिन क्या ये एक अजीब बात नहीं है कि जो लड़के खुद को इतना तार्किक और आधुनिक मानते हैं, वे अपनी आंखों के सामने आ रही एक बिना नाम की जंग लगी खौफनाक ट्रेन को देखकर भी पीछे नहीं हटते? बिल्कुल। विहान मायरा के मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करा देता है और लगभग जबरदस्ती उसे अपने साथ उस ट्रेन के अंदर ले जाता है। ये साबित करता है कि कभी-कभी अहंकार इंसान के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को भी अंधा कर देता है। विहान ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो गलत हो सकता है। और यहीं से मायरा का असली मानसिक टॉर्चर शुरू होता है। हाँ, वो उस दरवाजे के पार का सच जानती है, फिर भी वो अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो उस ट्रेन में कदम रखती है जो असल में सफर के लिए नहीं बल्कि कब्रगाह के लिए बनी है। ट्रेन के अंदर कदम रखते ही माहौल का जो वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिजली की कोई लाइट्स नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 लालटेन की पीली रोशनी है। लकड़ी के पुराने तख्ते हैं और फिर उनका सामना होता है टीसी आंडूनाथ से। मायरा जब उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो बिल्कुल अभिनेता शक्ति कपूर जैसा दिख रहा है। काली टोपी, गोल चेहरा, गेंद जैसी बाहर निकली हुई आंखें। वो अपनी जीभ होंठों पर फिराते हुए बड़े भयानक तरीके से कहता है कि स्वागत है ट्रेन नंबर 13 में। टीसी आंडूनाथ का ये जो स्वरूप है वो मनोविज्ञान के अनकैनी वैली सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। अनकैनी वैली का मतलब है कि जब कोई चीज इंसानों जैसी दिखती तो है लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं होती, तो वो सबसे ज्यादा खौफ पैदा करती है। हाँ, मतलब अगर वो टीसी कोई आम भूत या कंकाल होता तो शायद उतना डर नहीं लगता। बिल्कुल, लेकिन उसका शक्ति कपूर जैसा दिखना, एक हास्यास्पद लेकिन विकृत चेहरा होना, इस पूरी स्थिति को बहुत ही एब्सर्ड या बेतुका बना देता है। इंसान का दिमाग बेतुकी और विकृत चीजों से सबसे ज्यादा डरता है क्योंकि उनके व्यवहार का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस अनकैनी वैली का प्रभाव तब और गहरा हो जाता है जब वो अपने डिब्बे की तरफ जाती हैं।
मायरा देखती है कि ट्रेन के अंदर बैठे लोग बहुत ही अजीब हैं। उन्होंने पुराने जमाने के अंग्रेजी कपड़े पहने हुए हैं और उनकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद है। पूरी ट्रेन में एक शमशान जैसी खामोशी छाई हुई है। अगर इसी किसी चीज से तुलना की जाए तो ये बिल्कुल एक वैक्स म्यूजियम जैसा है। सोचिए एक इंसान किसी वैक्स म्यूजियम में घूम रहा हो जहां हर पुतला एकदम असली लग रहा हो और अचानक उसे एहसास हो कि वे मोम के पुतले नहीं बल्कि मृत लाशें हैं जिन्हें सजा कर बिठाया गया है। बहुत ही भयानक दृश्य है। मायरा गौर करती है कि किसी की भी पलकें नहीं झपक रही हैं। 1-2 साल का बच्चा तक बिना हिले डुले शांत बैठा है, उनकी सांसें तक नहीं चल रही हैं। ये मायरा के लिए एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अब तक उसे सिर्फ अंदेशा था, उसे सिर्फ डर था कि कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने उसकी वो डरावनी कहानियां साक्षात बैठी हुई हैं। वास्तविकता और खौफनाक कल्पना के बीच की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। लेकिन इसके बावजूद विहान की बेवकूफ़ी खत्म नहीं होती। अपनी उसी निडरता या यूं कहें कि मूर्खता में वो ये साबित करने के लिए कि मायरा का डर बेबुनियाद है, उस सफ़ेद त्वचा वाली महिला को छूने की कोशिश करता है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। हाँ, विहान उस महिला के पास जाता है, धीरे से दीदी कहता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे ही विहान उसे छूता है, उसे 440 वोल्ट का भयानक झटका लगता है। उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है, आंखें सुनहरी होकर चमक उठती हैं। अपने कंधे हिलाते हुए हंसने लगता है और कहता है कि पहला टिकट कट गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, जिनमें काले बिंदु हैं। वो हंसते हुए गायब हो जाता है। अगर हम इस घटना को बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये पल मायरा के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ मिनट पहले जो लड़का मायरा का मजाक उड़ा रहा था, जो उसका दोस्त था, वो अब जमीन पर सिर्फ एक राख का ढेर बनकर पड़ा है। ये एक ऐसा गहरा मानसिक आघात है जो इंसान के दिमाग की बनावट को हमेशा के लिए बदल देता है। विहान की राख को जमीन पर पड़े देखना मायरा के लिए एक ऐसा ट्रॉमा था जिसने उसकी दुनिया पलट दी। बिल्कुल, यहाँ से मायरा और अखिल दोनों का अलर्ट मोड ऑन हो जाता है। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और सोच विचार करता है, पूरी तरह शट डाउन हो जाता है और सारा कंट्रोल एमिगडाला के पास चला जाता है, जो डर और खतरे पर प्रतिक्रिया करता है। अब वे इंसान नहीं रहे, अब वे सिर्फ सर्वाइवल मशीन बन चुके हैं। और डर इंसान को किस हद तक ले जा सकता है, ये अब मायरा को अपने दूसरे सबसे अच्छे दोस्त अखिल से सीखना था। विहान की मौत के बाद अखिल बदहवास हो जाता है। वो मायरा को जोर से झकझोरता है और इससे कोई उपाय पूछता है। तब मायरा को अपनी दादी का बताया हुआ एक बहुत ही खौफनाक उपाय याद आता है। दादी ने कहा था कि अगर इस छलावा ट्रेन से बचना है तो किसी जिंदा इंसान को मारकर उसका खून ट्रेन की लकड़ी पर बहाना होगा। खून गिरने से ट्रेन 2 मिनट के लिए रुक जाएगी और दरवाजे खुल जाएंगे। और जैसे ही मायरा ये उपाय बताती है, जो घटना घटती है वो ट्रेन के उन जमे हुए भूतों से भी ज्यादा भयानक है। अखिल, जो अभी तक डर से कांप रहा था, अचानक उसके चेहरे पर एक जानलेवा हंसी आ जाती है। वो बिना 1 सेकंड गवाए मायरा की नाक पर जोरदार वार करता है। मायरा जमीन पर गिर जाती है और खून बहने लगता है। अखिल बहुत ही ठंडे दिमाग से कहता है कि सॉरी मायरा, अगर मुझे जीना है तो तुम्हें मरना होगा, और वो लकड़ी का तख्ता तोड़कर मायरा के सिर पर मार देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या ये वाकई इंसान की स्वार्थी फितरत थी, या फिर ये पूरी तरह से एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स था, जहां इंसान का दिमाग सोचना ही बंद कर देता है? तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या हम अखिल को एक विलन कह सकते हैं, या वो भी उस स्थिति का शिकार था जहां उसका दिमाग सिर्फ उसे जिंदा रहने की कमांड दे रहा था? फाइट और फ्लाइट मोड में इंसान नैतिकता भूल जाता है। जब मौत सामने खड़ी हो तो सारे रिश्ते, सारी दोस्ती, इंसानियत, सब कुछ बेमानी हो जाता है। अखिल का वो कृत्य दर्शाता है कि चरम खतरे की स्थिति में हमारे अंदर का वो आदिम जानवर बाहर आ जाता है जो सिर्फ अपनी जान बचाना जानता है। जो दोस्त अभी कुछ देर पहले उसके साथ हंस रहा था, उसने एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना मायरा का सिर फाड़ दिया। मायरा का दिल 1 मिनट के लिए धड़कना बंद कर देता है। वो लगभग मर चुकी होती है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अखिल दरवाजे से कूदने की कोशिश करता है। ट्रेन उस वक्त 50 फीट ऊंचे पुल पर है और नीचे एक गहरा समंदर है। अखिल अपनी जान बचाने के लिए उस पानी में कूदने ही वाला होता है कि अचानक ट्रेन फिर से चल पड़ती है। वो घबराकर पीछे मुड़ता है
और देखता है कि मायरा, जिसका चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ है, हाथों में लकड़ी का एक भारी तख्ता लिए खड़ी है। अखिल हैरान होकर पूछता है कि तुम तो मर गई थी, और मायरा दांत पीसते हुए जवाब देती है कि जाने का समय मेरा नहीं, तुम्हारा है। ये वो क्षण है जहां मायरा का किरदार पूरी तरह से बदल जाता है। अखिल रहम की भीख मांगता है, याद दिलाता है कि वो उसका दोस्त है। मायरा की आंखों में आंसू आते हैं। वो सिर्फ सॉरी अखिल कहती है और अपनी पूरी ताकत से उस लकड़ी को अखिल के सिर पे दे मारती है। एक बार नहीं, बार बार, जब तक कि अखिल की खोपड़ी पूरी तरह से फट नहीं जाती और उसकी जान नहीं निकल जाती। ये दृश्य जितना क्रूर है, मनोवैज्ञानिक रूप से उतना ही जटिल भी है। सोचिए उस लड़की के मनोविज्ञान पर क्या असर हुआ होगा। वो एक निर्दोष लड़की जो सिर्फ अपने दोस्तों को बचाना चाहती थी, अपनी ही जान बचाने के लिए एक हत्यारे में बदल रही। उसने अपने हाथों से अपने उस दोस्त की जान ली जिसके साथ उसने अनगिनत यादें बनाई होंगी। और सबसे अजीब बात यह है कि जैसे ही अखिल की बलि मिलती है, उसका खून ट्रेन की लकड़ी पर गिरता है, एक कर्कश हॉर्न बजता है और ट्रेन रुक जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं। यही इस छलावा ट्रेन का असली छलावा या धोखा है। उस ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि खून अखिल का है या मायरा का। उसे बस एक बलि चाहिए थी। मायरा ने वो बलि दे दी। ये एक ऐसा अलिखित समझौता था जो मायरा ने अनजाने में मौत के साथ किया, अपनी जान के बदले अपने दोस्त की जान। छलावा सिर्फ उन भूतों का नहीं था, छलावा वो भ्रम था कि इंसान अपनी इंसानियत बचाते हुए उस ट्रेन से बाहर निकल सकता है। और फिर ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं, सामने दिल्ली स्टेशन का बोर्ड लगा है। मायरा हताश, निराश और अपने ही दोस्त के खून से सनी हुई उस ट्रेन से नीचे उतरती है। 10-15 कदम चलने के बाद वो एक बेंच पर बैठती है। तभी फिर से उस ट्रेन का हॉर्न बजता है। मायरा पीछे मुड़कर देखती है। वो 35 डिब्बों वाली विशाल छलावा ट्रेन धीरे धीरे कोहरे में गायब हो रही है। लेकिन असली खौफ अभी बाकी है। उस ट्रेन के दरवाजे पर विहान और अखिल खड़े हैं। वे दोनों मायरा की तरफ देखकर हाथ हिला रहे हैं, उसे मुस्कुराते हुए बाय बाय कह रहे हैं। और मायरा अपने दोनों हाथों से चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहानी का ये अंत सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवर्स गिल्ट और पीटीएसडी का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। जब कोई इंसान किसी भीषण हादसे से जिंदा बच जाता है, जहां उसके अपने मारे जाते हैं, तो वो हमेशा एक अपराध बोध के साथ जीता है। वे भूत जो हाथ हिला रहे हैं, वे दरअसल मायरा के दिमाग में बैठा वो ट्रॉमा है जो अब कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मायरा शारीरिक रूप से तो दिल्ली स्टेशन पहुंच गई है, लेकिन मानसिक रूप से वो हमेशा के लिए उस छलावा ट्रेन का हिस्सा बन गई है। इसका मतलब वो मायरा जो चंडीगढ़ स्टेशन पर मुस्कुराती हुई उस टैक्सी में बैठी थी, वो मायरा अब मर चुकी है। जो लड़की दिल्ली स्टेशन पर उतरी है, वह उस रात के खौफ और अपराध बोध के बोझ तले हमेशा के लिए दब चुकी है। उसने अपने एक दोस्त को अपनी आंखों के सामने राख होते देखा और दूसरे दोस्त को खुद अपने हाथों से मार डाला। सर्वाइवल यानी जीवित बच जाना हमेशा एक जीत नहीं होती। कई बार जीवित बच जाना मरने से ज्यादा दर्दनाक होता है। जब भी मायरा अपनी आंखें बंद करेगी, उसे अखिल की फटी हुई खोपड़ी और विहान की वो राख ही नजर आएगी। वो हाथ हिलाते हुए भूत इस बात का प्रतीक है कि ट्रॉमा कभी खत्म नहीं होता। वो बस आपकी जिंदगी के किनारे से हमेशा आपको हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता है। ये एक ऐसा गहरा और विचलित करने वाला सच है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि विहान और अखिल के भूतों का मायरा को हाथ हिलाना क्या था? क्या वो एक साधारण अलविदा था, या मायरा के लिए ये याद दिलाने का एक खौफनाक तरीका था कि भले ही वो दिल्ली स्टेशन पर उतर गई हो, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस 13 नंबर की छलावा ट्रेन में उनके साथ ही कैद हो गया है। क्या कोई इंसान ऐसी भयानक कीमत चुकाने के बाद सच में कभी पूरी तरह से जीवित बच पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कोई सीधा जवाब नहीं है, और यही उस छलावे की सबसे बड़ी जीत है। इसी गहरे विचार के साथ, जो इंसान की अपनी फितरत और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर भी सवाल खड़ा करता है, हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सबसे बड़े भूत हमारे बाहर नहीं, शायद हमारे अंदर ही बसते हैं।